हाय व्यूअर्स, इसके पहले मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं जिसके अंदर मैंने बताया है कि यदि आपके अगेंस्ट में किसी ने झूठा डोमेस्टिक वायलेंस केस फाइल किया है जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है, तो उसे आप तुरंत हाई कोर्ट में जाके क्वैश कर सकते हैं। इसे कहते हैं क्वैशिंग प्रोसीडिंग। इसका डिस्क्रिप्शन, इसका लिंक मैंने आई बटन में डाल दिया है और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। इसी जजमेंट से रिलेटेड एक और जजमेंट हाल ही में पास हुआ है मार्च 2021 का। जी हाँ व्यूअर्स, बिल्कुल हाल ही का एक जजमेंट है जो क्वैशिंग ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस प्रोसीडिंग के ऊपर है। ये जो है एक तरीके का बैलेंस जजमेंट है। मैं बैलेंस जजमेंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स वाइफ के फेवर में हैं और कुछ पॉइंट्स हस्बैंड के फेवर में हैं। तो आप इसे अपने मैटर में अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं और उसे अप्लाई कर सकते हैं। ये मैटर है मसूद खान वर्सेस मिली का। ये मैटर का डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें क्या हुआ था व्यूअर्स, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में क्लैशेस थे। दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट में काफ़ी केसेस फाइल कर रखे थे। हस्बैंड ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस फाइल किया हुआ था, वाइफ ने मेंटेनेंस का केस फाइल किया हुआ था और उसने डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस फाइल कर दिया हस्बैंड के अगेंस्ट में। हस्बैंड के अगेंस्ट में जैसे उसने डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर दिया, तुरंत उसे इंटरिम रिलीफ मिल गई। इंटरिम रिलीफ उसे कहते हैं कि जैसे ही आप केस फाइल करते हैं तो आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपके दावे के प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट कुछ ऑर्डर देता है जो केस के चलने के दौरान तक चलता है। वो ऑर्डर जब केस खत्म होगा, फाइनल जजमेंट आएगा, तब तो आपको ऑर्डर मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर कुछ अर्जेंसी है तो आपको केस फाइल करते ही आपको एक ऑर्डर मिल जाता है। इसे हम इंटरिम रिलीफ कहते हैं। ये इंटरिम रिलीफ इंजंक्शन, स्टे, ऐसे किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। इंजंक्शन और स्टे किसे कहते हैं, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। इसका लिंक मैंने आई बटन में डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप उसे भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ था व्यूअर्स, वाइफ ने कुछ इंटरिम रिलीफ मांगी थी कोर्ट से। उसके अंदर टोटल 5 इंटरिम रिलीफ थी, जिसके अंदर इंटरिम नंबर 1, 2, 3 और 5 ये तो सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड था। यानी कि हस्बैंड जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करेगा, वाइफ से बात नहीं करेगा, ना ही उसे वायलेंस को अबेट करेगा और ना ही असिस्ट करेगा। ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन इसके अंदर रिलीफ नंबर 4 ये था कि हस्बैंड कोई भी प्रॉपर्टी के साथ डील नहीं करेगा। वो प्रॉपर्टी उसकी खुद की हो या जॉइंट प्रॉपर्टी हो, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ की, या उसका बैंक अकाउंट, वो अपना बैंक अकाउंट तक ऑपरेट नहीं कर सकता। ऐसा रिलीफ मांगा गया कोर्ट में और ये रिलीफ ग्रांट कर दिया गया कोर्ट से। और उसमें मज़े की बात तो ये है कि ऐसा रिलीफ एक्स पार्टे दे दिया गया। एक्स पार्टे यानी कि हस्बैंड को सुने बगैर, इंटरिम एंड एक्स पार्टे यानी कि दावे के बीच में दिया गया ऑर्डर, और वो भी हस्बैंड को सुने बगैर। जैसे ही हस्बैंड को पता चलता है कि ऐसा ऑर्डर उसके अगेंस्ट में पास हुआ, तो हस्बैंड उसके अगेंस्ट में नहीं जाते हुए, अपील में नहीं जाते हुए, डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाता है पूरे इंटायर प्रोसीडिंग को क्वैश करने के लिए, पूरे इंटायर डीवी के मैटर को ख़त्म करने के लिए अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC। उसके अंदर जज के सामने वो गुहार लगाता है, चूँकि ये पूरा का पूरा केस ही जो है वो काउंटर ब्लास्ट है। काउंटर ब्लास्ट का मतलब क्या होता है कि मैंने उसके अगेंस्ट में केस किया था, इसीलिए उसके बदले में उसने मेरे अगेंस्ट में केस किया है, उसे जस्टिस से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए एक तरीके का काउंटर ब्लास्ट है। दूसरा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं है। फॉर एग्जांपल, उसका जो रेसिडेंस एड्रेस था वो उसने करेक्ट नहीं दिया था, बिल्कुल क्लियर नहीं था। इस वेग जो था वो बिल्कुल क्लियरिटी नहीं थी, उस बेसिस पे भी उसे क्वैश कर दिया जाए। और तीसरा ये कहा गया कि चूँकि इसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी बहुत अच्छी है वाइफ के कुछ बैंक अकाउंट्स थे और उसमें उसका खुद का घर भी था जो करोड़ों का था, उसके अकाउंट में भी काफ़ी अच्छे खासे पैसे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है कोर्ट के सामने हस्बैंड ने ला के रखी और कहा कि इन बेसिस पे जो है ये मैटर को क्वैश कर दिया जाए। जैसे ही हस्बैंड जो है 482 के अंदर क्वैशिंग प्रोसीडिंग इनिशिएट करता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने सबसे पहला काम पता है क्या किया, जो उसके अगेंस्ट में जो पहले ऑर्डर पास हुआ था, इंटरिम ऑर्डर, उसमें भी रिलीफ नंबर 4 जिसके अंदर उसे मना किया गया था कि भाई तू तेरा बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं करेगा, वो तेरा खुद का अकेले का बैंक अकाउंट हो या जॉइंट बैंक अकाउंट हो या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो तेरी खुद की हो या किसी जॉइंट अकाउंट में तेरी प्रॉपर्टी हो, ऐसी कोई प्रॉपर्टी को तू एलिनेट नहीं करेगा, उसे बेच नहीं सकते हो, उसके साथ डील नहीं कर सकते हो। तो ये वाला जो ऑर्डर है ना,
इसे जो है कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया, यानी कि जब तक ये मैटर चल रहा है तब तक ये ऑर्डर जो है रुका हुआ रहेगा, यानी कि वो अपने पैसे को यूज़ कर सकता है, वो अपने पैसे को बैंक अकाउंट से निकाल सकता है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ों को पहले उसको रिलीफ दे दिया गया, फिर कोर्ट ने उसे सुना हस्बैंड को। उसी वक्त जो है वाइफ ने भी रिप्रेजेंटेशन अपना फाइल किया, एडवोकेट के साथ कोर्ट में अपीयर हुई। वाइफ के जो एडवोकेट का ये कहना था कि चूँकि ये मैटर जो चलता है नॉर्मली डीवी एक्ट का, ये एक तरीके का सिविल रिलीफ है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इंजंक्शन जो दिया जाता है, एक तरीके का कंपनसेशन दिया जाता है। देखिए क्राइम के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं दी जाती, ये दी जाती है सीपीसी के अंदर, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर, जो कि एक सिविल मैटर है। तो चूँकि ये सिविल रिलीफ है तो इसके ऊपर 482 ऑफ CRPC यानी कि क्वैशिंग प्रोसीडिंग एप्लीकेबल ही नहीं होती। तो ये जो है ये सिरे से ये मैटर ही नहीं चलना चाहिए, ये क्वेश्चन प्रोसीडिंग फाइल ही नहीं होनी चाहिए हाई कोर्ट्स के अंदर। हाई कोर्ट ने इन चीज़ों का संज्ञान लिया और हाई कोर्ट ने कहा कि बहुत सारे मैटर्स को उसने दूसरे जो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स थे उन सारी चीज़ों को कंसीडर करके कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, जो क्वैशिंग प्रोसीडिंग है डीवी एक्ट के अंदर मेंटेनेबल है। यानी कि अगर आपके खिलाफ किसी ने झूठा डीवी का यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है तो आप उसके अगेंस्ट में क्वैशिंग प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हो, आप हाई कोर्ट में उसे क्वैश करने की एप्लीकेशन डाल सकते हो, पिटिशन डाल सकते हो, ये बिल्कुल मेंटेनेबल है। आप एक बंदे को ये करने से नहीं रोक सकते। अभी बाकी का दूसरा जो केस जो उसके अंदर लड़ा गया, जो मैंने अभी आपको जो पॉइंट्स बताए, वो पॉइंट्स के सपोर्ट में काफ़ी जजमेंट पेश किए गए। वो जजमेंट्स में से मुझे एक जजमेंट बहुत अच्छा लगा जो अभी मैं आपके सामने रखने वाली हूँ, वो है अनुप्रिया का, अनुप्रिया पाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसके अंदर क्या हुआ था, जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे पहला पॉइंट था उसका काउंटर ब्लास्ट का, यानी कि अगर कोई सिर्फ बदले की भावना से और सिर्फ इसको काउंटर करने के लिए अगर कोई केस फाइल करता है तो ऐसे केस को क्वैश कर देना चाहिए। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि क्वैश जो अगर बदले की भावना से हो तो उसे भी क्वैश होना चाहिए। इसका डिस्क्रिप्शन, इसका लिंक भी मैंने आई बटन में डाल दिया है। तो इसके अंदर क्या हुआ था कि जो वाइफ थी शादी के टाइम पे उसकी एक डिग्री थी एमसीए डिग्री उसने कंप्लीट नहीं किया था, वो फाइनल ईयर में थी, लेकिन उसने ऐसा बताया कि मैं डिग्री होल्डर हूँ, मैंने डिग्री कंप्लीट कर ली है। उन दोनों की शादी होती है, शादी के बाद फिर वही क्लैशेस हो जाते हैं। इसने भी केसेस फाइल किए, हस्बैंड ने, और वाइफ ने भी केसेस फाइल किए। और अब इतने केसेस फाइल होने के बाद हस्बैंड जो है वाइफ के ऊपर चीटिंग का केस डालता है। वो ये कहता है कि वाइफ ने मुझसे शादी के टाइम पे कहा था कि वो एमसीए होल्डर है, लेकिन उसने एमसीए की डिग्री कंप्लीट शादी के बाद की और उसके बाद की भी डिग्री उसने शादी के बाद की, तो इसीलिए इसने चीटिंग किया मेरे साथ और उसने 420 का केस जो है वाइफ के अगेंस्ट में डाल दिया। जज ने एक चीज़ का संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए लोअर कोर्ट ने जो है उसे, वाइफ जो है लोअर कोर्ट में भी गई, हाई कोर्ट में गई क्वैश करने के लिए, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे क्वैश करने से इनकार कर दिया। तो वाइफ सुप्रीम कोर्ट में आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि आपकी शादी को 8 साल गुजर चुके, शादी के बाद आपके 2 बच्चे हो चुके, इतने टाइम के बाद आप कहते हो कि आपके साथ चीटिंग हुई है और आप जो है 420 का केस फाइल करते हो, सिर्फ ये कहकर, खाली ये एक एलिगेशन लगाकर कि उसने जो डिग्री जो बताई थी वो डिग्री उसने शादी से पहले नहीं बल्कि शादी के बाद उसने जो हासिल की, यानी कि फाइनल एग्ज़ाम जो दिया था उसने लास्ट ईयर फाइनल ईयर, वो शादी के बाद दिया था। सिर्फ इसे आप 420 नहीं कह सकते, चीटिंग नहीं कह सकते। और उसने उसको और ये भी कहा कि चूँकि ये काउंटर ब्लास्ट दिखता है, यानी कि चूँकि वाइफ ने मेंटेनेंस का केस किया है इसीलिए उसे काउंटर करने के लिए हस्बैंड ने इस तरीके का चीटिंग का केस डाला है, इसीलिए इसे क्वैश हो जाना चाहिए। ये एक जजमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका भी डिस्क्रिप्शन मुझे आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये भी आप अपने मैटर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो है जज ने देखा और जज ने लास्ट में ये फाइनलिटी पे आए जज साहब सुप्रीम कोर्ट के कि भाई इसके अंदर जो वाइफ ने जो एलिगेशन लगाए कि उसके साथ मारधाड़ हुई है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई है, तो ये सारी चीज़ें अभी साबित होनी बाकी हैं। अभी एविडेंस चलेगा, एफिडेविट में जो सिर्फ अभी चीज़ें सारी चीज़ें हैं, तो अभी चीज़ें साबित होंगी, ट्रायल चलेगा, तो ट्रायल को चलने दो, मैटर को साबित होने दो। इसीलिए मैं इसे क्वैश नहीं करता। जी हाँ, ये हस्बैंड के फेवर में कंप्लीट नहीं गया, वो कंप्लीटली क्वैश नहीं हुआ, लेकिन ये जो ऑर्डर दिया गया था ना कोर्ट ने कि वो अपने
अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर सकता, जो उसकी जो खुद के नाम की प्रॉपर्टी है वो उसके साथ डील नहीं कर सकता। इस चीज़ को जो है क्वैश कर दिया गया, इस चीज़ को सेट असाइड कर दिया गया, ये ऑर्डर को। ये कहा गया कि चलो ठीक है, जो जॉइंट नेम पे जो प्रॉपर्टी है उसे साइड में रखिए, लेकिन वो प्रॉपर्टी जो हस्बैंड की खुद की है उसको हस्बैंड डील कर सकता है। वो अकाउंट जो उस हस्बैंड का एक्सक्लूसिवली खुद का है उस अकाउंट को वो ऑपरेट कर सकता है, उसमें से वो पैसे निकाल सकता है। तो ये कुछ चीज़ें जो है वाइफ के फेवर में दी गई और कुछ हस्बैंड के फेवर में दी गई। इसीलिए मैंने कहा कि ये एक तरीके का बैलेंसिंग जजमेंट है। तो इसे आप अपने मैटर में अप्लाई कीजिए और ऑर्डर ग्रांट करके लीजिए। इसी तरीके से अच्छे अच्छे और लेटेस्ट जजमेंट जो है मैं आपको बताती रहूँगी। इसीलिए मेरा वीडियो देखते रहिएगा, और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे आते वीडियोज़ देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।